हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में मैं कंप्लीट स्टैटिक जनरल नॉलेज कवर करूंगा। जितने भी टॉपिक हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और स्टैटिक जीके एक ऐसी चीज है जो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एकदम स्टैटिक है। इसमें बदलाव की संभावना कम है। और इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे हेडक्वार्टर्स, जैसे किस नदी के किनारे कौन सा शहर है, या फिर किस नदी के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है। इस तरह जितने भी टॉपिक पॉसिबल हैं स्टैटिक जीके के, इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने एक नई चीज की है इस वीडियो के अंदर। क्योंकि इतने सारे टॉपिक हैं तो आपको वीडियो के अंदर ढूंढने ना पड़े, इसीलिए वीडियो के नीचे आपको ये कमेंट दिखेगा इस तरह से। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, उसके अंदर आपको जो भी मैंने चीजें इस वीडियो के अंदर कवर की हैं वो नजर आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हेडक्वार्टर कवर किया है, तो हेडक्वार्टर के आगे एक नंबर लिखा होगा, ये नंबर है टाइम। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो टॉपिक वहीं से आ जाएगा और आपको पूरे वीडियो में ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप वीडियो के आगे लिखे हुए टाइम पर अपना माउस ले जाकर क्लिक करेंगे, या फिर अगर आप ये वीडियो मोबाइल फोन पे देख रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो वाला टॉपिक वीडियो के अंदर आ जाएगा। तो ये मैंने नई चीज की है, इससे आपको कोई भी टॉपिक वीडियो के अंदर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए अगर आप वीडियो के अंदर डांस देखना चाहते हैं, तो डांस के आगे जो नंबर लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है, तो वीडियो के अंदर डायरेक्टली आप डांस तक पहुंच जाएंगे। सो आई होप ये आपको क्लियर हो। और अब मैं शुरू करता हूं स्टैटिक जीके। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स। यूएन, यूनाइटेड नेशंस, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है, ये इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ, यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। बच्चों के लिए, बच्चों के विकास के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, यूनिसेफ। और यूनिसेफ का भी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। चार इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके हेडक्वार्टर हैं जेनेवा में, इसलिए मैंने यहां पर एक साथ लिखे हैं। पहला है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में डिजीजेस को दूर करने में मदद करती है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं और चलाए जाते हैं पिछले बहुत सारे सालों से, जिनमें WHO आर्थिक रूप से और बहुत तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर वैक्सीनेशन इसमें मदद करती है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसी तरह WMO, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी है जेनेवा में। तो ये आपको याद रखने का ट्रिक बताता हूं। ये सारे जिनका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, W से शुरू होते हैं और O पर खत्म होते हैं। ये इसका ट्रिक है। अगला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। फूड से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं सबका हेडक्वार्टर है इटली में। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इटली का खाना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है इटली में। UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, का हेडक्वार्टर है बैम, स्विट्जरलैंड में। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, टोक्यो, जापान। ये क्वेश्चन अभी अभी रिसेंटली रिपीट हुआ एग्जाम में, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पूछे जाएं। ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं सबके हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, इसका हेडक्वार्टर है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनिडो, यूनिडो का हेडक्वार्टर है वियना में। यह क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। ये जो रेफ्यूजीज जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं, उनको सेटलमेंट में मदद करता है UNHCR। और इस साल UNHCR काफी न्यूज में भी रहा, इसलिए इस क्वेश्चन का आने का चांस काफी ज्यादा है। और इसका भी हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। UNEP, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर है केनिया की राजधानी नैरोबी में। ये अफ्रीकन कंट्री है केनिया। यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। और यूनेस्को
जो हमारी पुरानी चीजें हैं, जो हिस्टोरिकल चीजें हैं, ऐतिहासिक चीजें हैं, उनकी संरक्षा में, उनकी सुरक्षा में, उनके नवीनीकरण और आधुनिकीकरण में हमारी मदद करता है। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडीपी, जिसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। यूएनसीटीएडी, दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये देशों के बीच में व्यापार में मदद करता है, देशों को व्यापार के लिए जोड़ता है। इसका हेडक्वार्टर भी है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जिसका नाम है आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन यूएसए में। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी है वॉशिंगटन यूएसए में। वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी है और अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, उनके नाम पर राजधानी का नाम रखा गया है। आईएमओ बोलते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है लंदन यूके में। मैरीटाइम का मतलब होता है जो समुद्र से रिलेटेड होता है, उसको बोलते हैं मैरीटाइम। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है जेनेवा में। तो इस जैसा कि आप देख सकते हैं, कम से कम 8 से 10 ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है और आपको उसका हेडक्वार्टर नहीं भी पता, तो आप जेनेवा मार्क कर सकते हैं। चांस ये है कि 30 से 40% चांस है कि आपका आंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर जेनेवा में नहीं है, जैसे जिनमें सबसे मुख्य है यूनेस्को, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, या फिर यूनिसेफ, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और फूड वाली जितनी आइटम है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको उनके नाम याद रखने हैं। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। इटली के फूड आइटम अच्छे होते हैं, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इटली की राजधानी रोम में। कुछ और ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। आईएफएडी, आईएफएडी को बोलते हैं इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये क्वेश्चन कम से कम 8-9 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है हाग में। हाग एक मुख्य शहर है नेदरलैंड के अंदर, लेकिन नेदरलैंड की राजधानी नहीं है ये। नेदरलैंड की राजधानी है एम्स्टरडैम, और नेदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है। आईसीएओ का हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में, और मॉन्ट्रियल के अंदर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर भी है। यह क्वेश्चन भी आ चुका है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी काम क्या करती है? डोपिंग बोलते हैं जो खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ड्रग्स ले लेते हैं, उसको बोलते हैं डोपिंग। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का काम है कि यह खिलाड़ियों को चेक करती है, उनका ब्लड लेवल चेक करती है कि कहीं उन्होंने कोई ड्रग्स तो नहीं लिए, और इन खिलाड़ियों को पकड़कर उनको प्रतिबंधित करती है, उन पे बैन लगाती है। अगला है आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बता चुका हूं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जिसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में। तो ये है इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर जो आपको एकदम मस्ट पता होने चाहिए। अब बात करते हैं मंदिरों की। मंदिरों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते, लेकिन अगर आप पेपर देखें तो हर 2 साल में एक बार एक क्वेश्चन जरूर मंदिरों से पूछा जाता है। इसमें जो क्वेश्चन है सिर्फ भारत के मंदिरों से आते हैं, इसलिए मैंने विदेश के मंदिर कवर नहीं किए हैं, क्योंकि आज तक एक बार भी कोई विदेशी मंदिर नहीं पूछा गया है। एक मंदिर जरूर है जो पूछा जाता है, वो है अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर पड़ता है कंबोडिया में, ये बस आपको याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन मैंने पिछले 10 सालों में नहीं देखा है। गोल्डन टेम्पल, इसको तो सब जानते हैं, गोल्डन टेम्पल, और गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, पंजाब में। दूसरा मंदिर है रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ये है श्री रंगम में, ये तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, इसको स्वामी नारायण मंदिर भी बोलते हैं। थिल्लई नटराज मंदिर, ये है चिदम्बरम तमिलनाडु में। बेलूर का मठ है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और पहाड़ी मंदिर है रांची झारखंड में। बृहदेश्वर मंदिर है थंजावुर तमिलनाडु में। नेलायप्पर टेम्पल है तिरुनलवली तमिलनाडु में।
बिरला मंदिर जैसा कि हम जानते हैं दिल्ली में, वैसे बिरला मंदिर कई जगह है, लेकिन जो सबसे मुख्य है वो है दिल्ली में। बिरला मंदिर जयपुर में भी है, कोलकाता में भी है, और बहुत सारी जगह पर है बिरला मंदिर। जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, ये है पुरी उड़ीसा में। श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल है वेल्लोर तमिलनाडु में। थईगराजस्वामी टेम्पल है थिरुवरूर तमिलनाडु में। वैथीश्वरन टेम्पल है सिरकाजी तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कम से कम 4-5 मंदिर और हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई में। ये एक सवाल काफी बार रिपीट हो चुका है। और जगन्नाथ टेम्पल भी काफी बार रिपीट हो चुका है। बिरला टेम्पल और बृहदेश्वर टेम्पल भी पूछे जा चुके हैं। जम्बूकेश्वर टेम्पल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये है थिरुवनईकवल तमिलनाडु में। और एकम्बरेश्वर टेम्पल है कांचीपुरम तमिलनाडु में। कांचीपुरम वैसे साड़ियों के लिए भी फेमस है। अन्नामलाइयार टेम्पल है थिरुवन्नामलाई तमिलनाडु में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है जिसके आने के चांस बहुत ज्यादा है, वो है वदक्कुनाथन टेम्पल, क्योंकि वदक्कुनाथन टेम्पल को प्रोटेक्ट करने के लिए केरला सरकार की काफी अहम भूमिका रही, और इसीलिए केरला सरकार को यूनाइटेड नेशंस ने प्राइज भी दिया। यह है थ्रिसूर केरला में। नव्य मंदिर है दिल्ली में। और सर्वोदय दिगंबर टेम्पल है अमरकंटक मध्य प्रदेश में। अमरकंटक एक जगह है मध्य प्रदेश में जहां से 2 नदियां निकलती हैं। पहली नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश को ट्रेवल करती है, फिर महाराष्ट्र जाती है, और उसके बाद गुजरात जाती है। गुजरात में ये भारूच जिले में जाती है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाउन इसके किनारे हैं नर्मदा नदी के किनारे, जैसे कि जबलपुर, देवस, होशंगाबाद और भारूच। नर्मदा नदी। और दूसरी नदी जो अमरकंटक धाम से निकलती है उसका नाम है सोन नदी। सोन नदी जाके गंगा में मिल जाती है। उसके बाद दिलवारा मंदिर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है दिलवारा मंदिर माउंट आबू में। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दिए हैं इंपॉर्टेंट टेम्पल्स। अब देखते हैं कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है। आगरा यमुना के किनारे है। ना सिर्फ आगरा बल्कि मथुरा भी यमुना के किनारे है। दिल्ली भी मथुरा के किनारे है। और एक शहर कृष्ण जी का शहर भी कहते हैं, वृंदावन। वृंदावन भी मथुरा और दिल्ली ये सब यमुना के किनारे हैं। अहमदाबाद साबरमती के किनारे है। अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे गांधी जी रहा करते थे, साबरमती आश्रम के अंदर। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। बद्रीनाथ गंगा के किनारे है। और बद्रीनाथ में एक जगह है जिसको बोलते हैं अलकापुरी, जहां से गंगा की एक सहायक नदी भी निकलती है जिसको बोलते हैं अलकनंदा। कटक महानदी के किनारे है, और महानदी को बोलते हैं सोरो ऑफ उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा में यह नदी बहुत ज्यादा तबाही मचाती है। दिल्ली यमुना के किनारे जैसा मैं बता चुका हूं। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा के किनारे है। ब्रह्मपुत्रा का नाम है सांगपो। ये तिब्बत से निकलती है, चैम युंग दुंग ग्लेशियर से निकलती है, और इस नदी का नाम है सांगपो। लेकिन जब ये नदी असम में घुसती है तब इसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा। उसके बाद ये नदी बांग्लादेश जाती है। हरिद्वार गंगा के किनारे है, जैसा कि हम जानते हैं हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे कुंभ का मेला भी लगता है। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, और नर्मदा नदी जब जबलपुर में जाती है तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल बनाती है जिसका नाम है धुआंधार वाटरफॉल्स। ये भारत के दूसरे नंबर के सबसे बड़े वाटरफॉल हैं। धुआंधार वाटरफॉल का एक नाम और है, इसको गौतम धारा भी बोलते हैं, या फिर इसे कपिल धारा भी बोलते हैं। और जो भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है उसका नाम है जॉग फॉल। यानी नंबर 1 है जॉग फॉल और नंबर 2 है धुआंधार फॉल। जॉग फॉल कर्नाटक के अंदर है, और जो नदी जॉग फॉल बनाती है उस नदी का नाम है श्रावती। जॉग फॉल का एक नाम और भी है, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जॉग फॉल को हम बोलते हैं गैरसोप्पा फॉल, या फिर इन्हें महात्मा गांधी फॉल भी बोला जाता है। सो आई होप ये नॉलेज आपको हेल्प करेगी। कोलकाता के किनारे है हुगली। हुगली में गंगा का पानी भी जाता है। फरक्का बैरेज से गंगा 2 भागों में विभाजित हो जाती है, और उसका एक भाग हुगली नदी को भर देता है। हुगली नदी के अंदर एक और नदी आके मिलती है जिसको बोला जाता है सोरो ऑफ बंगाल। ये नदी है दामोदर। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में पूरा का पूरा एग्रीकल्चर बर्बाद कर देती है जब उसका पानी बढ़ जाता है, इसलिए दामोदर नदी को बोलते हैं सोरो ऑफ बंगाल। चंबल नदी यमुना की एक सहायक नदी है। चंबल नदी, यमुना के अंदर 3 नदियां मिलती हैं मेन, एक चंबल, एक बनास और एक बेतुआ। इसके अलावा कैन नदी भी
यमुना में मिलती है। चंबल नदी के किनारे है कोटा शहर जो कि कोचिंग के लिए फेमस है। लखनऊ गोमती के किनारे है। गोमती नदी को ऋषि वशिष्ठ की बेटी भी बोला जाता है। और गोमती नदी जहां से निकलती है वो है पिलभीत। पिलभीत यूपी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जहां से निकलती है गोमती नदी। सतलुज सतलुज नदी निकलती है तिब्बत से, कैलाश मानसरोवर से, और सतलुज नदी के किनारे है लुधियाना। गोदावरी के किनारे है नासिक, और गोदावरी नदी के किनारे भी कुंभ मेला लगता है। नासिक में जो धाम है इसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। भीमा नदी के किनारे है पंधारपुर। गंगा नदी के किनारे है पटना। वैसे गंगा नदी के किनारे और भी बिहार के डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, जैसे कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, यहां भी गंगा नदी बहती है। गोदावरी नदी के किनारे है राजमुंद्री। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के अंदर है। महानदी के किनारे है संबलपुर उड़ीसा में। कटक भी महानदी के किनारे है। तो मेनली उड़ीसा का कोई भी टाउन आए आप बिना सोचे समझे महानदी मार्क कर सकते हैं। झेलम के किनारे है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी। ताप्ती या तापी नदी के किनारे है सूरत। सूरत डायमंड्स के लिए फेमस है। हीरो की पॉलिशिंग के लिए सूरत मुख्य शहर है। कावेरी नदी के किनारे है तिरुचिपल्ली। कावेरी नदी को लेकर दो राज्यों के बीच में पिछले कई सालों से लड़ाई चल रही है, क्योंकि कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है ब्रह्मगिरी घाट से। उसके बाद ये नदी जाती है तमिलनाडु, इसलिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है। गंगा नदी के किनारे वैसे तो बहुत सारे टाउन हैं, लेकिन मुख्य हैं इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। कृष्णा नदी के किनारे है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। अब बात करते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। सबसे पहले है काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ही फेमस है। अभी अभी यहां पे हाथियों के लिए एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है। सो एलिफेंट हॉस्पिटल हैज बीन सेट अप एट काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम में, काजीरंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस इसलिए है क्योंकि यहां पे एक सींग का गैंडा रखा जाता है, जिसको बोलते हैं वन हॉर्न्ड राइनो, राइनोसेरस। राइनोसोरस मतलब गैंडा, और वन हॉर्न मतलब एक सींग वाला। सो वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरी है मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी है असम में। वैसे मनास एक नदी का नाम है जो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गिरनार के पहाड़ों में है, इसलिए इसे गिर बोलते हैं। ये है गुजरात में। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिर लायंस के लिए फेमस है। गिर के शेर, आपने अक्सर ये सुना भी होगा, एनसीईआरटी में चैप्टर भी था। सुंदरबन नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन वैसे एक डेल्टा का नाम है, जल प्रपात, और ये सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर बनाती हैं, क्योंकि गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है उसका नाम है पद्मा, और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश जाती है तब उसका नाम हो जाता है जमुना। तो पद्मा और जमुना दोनों मिलकर बनाती हैं मेघना नदी, और मेघना नदी बनाती है सुंदरबन डेल्टा। सो दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। एक बात आपको और याद रखनी है, जहां पर भी डेल्टा होगा वहां पर खास तरह के पेड़ होते हैं जिन्हें बोला जाता है मैंग्रोव्स। और सुंदरबन नेशनल पार्क को सुंदरबन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे होते हैं सुंदरी वृक्ष। ये एक खास तरह के पेड़ होते हैं जिनका नाम है सुंदरी के पेड़, इसलिए इनका नाम पड़ गया सुंदरबंस। कुछ और इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार पूछी जा चुकी हैं सारी। सबसे पहले पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क है केरला में, और पेरियार नेशनल पार्क फेमस किस लिए है? हाथियों के लिए। यहां पर एलिफेंट्स रखे जाते हैं। कान्हा नेशनल पार्क डियर के लिए फेमस है। कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है मध्य प्रदेश में, ये जबलपुर के पास है दोनों। रणथंबोर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है राजस्थान में। भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी है राजस्थान में। इसके अलावा ताल चप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है राजस्थान में, और ये चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के अंदर भी सबसे पहले है छिलका लेक बर्ड सेंचुरी। छिलका लेक भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है भारत का सबसे बड़ा छिलका लेक, और यहां पर बर्ड सेंचुरी भी है। नंदनकानन चिड़ियाघर ये भी उड़ीसा के अंदर है। नंदनकानन बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहता है, क्योंकि नंदनकानन जू, इसमें हर साल कम से कम बहुत सारे शेर अनदेखी से मर जाते हैं, इसलिए ये बुरे कारणों के लिए न्यूज में रहता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये है उत्तराखंड में, ये कुमाऊं रीजन में पड़ता है। जिम कॉर्बेट एक बहुत बड़े शिकारी थे, और
जब बहुत सारे जानवरों का, बहुत सारे शेर, उनका चीतों का आतंक फैला हुआ था कुमाऊं में, तब उनको बुलाया गया था भारत और उन्होंने गांव को बहुत ज़्यादा मदद की टाइगर्स और लायंस इन सबसे निजात दिलाने में। इसीलिए इसका नाम रखा गया है कॉर्बेट नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है कर्नाटक में। और परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला में। मुदुमलाई नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है तमिलनाडु में। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तराखंड में। इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी है गुजरात में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाइल्ड एस जो जानवर है ये मिलता है रन ऑफ कच्छ में। कच्छ डिस्ट्रिक्ट भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और यह है गुजरात में। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला में। अब कुछ पक्षियों की सेंचुरी देखते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट सेंचुरी है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। डॉक्टर सलीम अली भारत के सबसे जाने माने ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब जो पक्षियों पे रिसर्च करता है, पक्षियों को देखता है, पक्षियों का जो साइंटिस्ट होता है उसे बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है पंजिम, गोवा के अंदर। और पंजिम किस नदी के किनारे है? पंजिम है मांडोवी नदी के किनारे। यह भी आपको याद रखना है, यह भी पूछा जाता है। कितम बर्ड सेंचुरी है नामची, सिक्किम के अंदर। करेरा बर्ड सेंचुरी है शिवपुरी, शिवपुरी पड़ता है मध्य प्रदेश में। यह भी चंबल रीजन में आता है। चंबल रीजन आपको याद हो, पहले आपने अक्सर सुना होगा चंबल के डाकू, तो ये उसी रीजन में आता है क्योंकि वहां पे चंबल नदी भी बहती है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है गुड़गांव में, हरियाणा में। वैसे गुड़गांव से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नल सरोवर है अहमदाबाद गुजरात में। थोल लेक बर्ड सेंचुरी मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। सजना खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है परगनास पश्चिम बंगाल में। गोदावरी बर्ड सेंचुरी है शिमोगा कर्नाटक में। और खत्तेकड़ बर्ड सेंचुरी है कोची केरला में। इसके अलावा रसिक बिल बर्ड सेंचुरी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये है कुछ बिहार वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा दो सेंचुरी और हैं जो आपको करनी है। एक है नवाबगंज, नवाबगंज जैसा नाम से ही पता चल रहा है कानपुर लखनऊ रोड उत्तर प्रदेश में। और खिजादिया बर्ड सेंचुरी है जामनगर गुजरात में। इसमें आपको एक छोटी सी ट्रिक और बताता हूं। मान लीजिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि थाटेकड़ बर्ड सेंचुरी कहां है, अब ये नाम को ध्यान से देखिए। ये नाम साउथ इंडियन है, तो दक्षिण भारत का नाम लग रहा है। इससे आप कम से कम 2-3 ऑप्शन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसमें आपको ऑप्शन मिल जाए केरला, तमिलनाडु, गुड़गांव या राजस्थान, तो आप गुड़गांव और राजस्थान निकाल सकते हैं और तमिलनाडु और केरल में से मार्क कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा बहुत आप एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोब्रिके की। इसको बोलते हैं सोब्रिके। सोब्रिके पे हर 2 साल में एक बार क्वेश्चन जरूर आता है। हर साल नहीं आता है लेकिन हर 2 साल में एक बार जरूर आता है। सोब्रिके का मतलब होता है किस शहर को क्या बोला जाता है। जैसे अहमदाबाद को बोला जाता है बॉस्टन ऑफ इंडिया। बॉस्टन वैसे है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, या इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अमृतसर को बोला जाता है गोल्डन सिटी क्योंकि यहां पे गोल्डन टेंपल है। आंध्र प्रदेश को बोला जाता है एग बाउल ऑफ एशिया। बेंगलोर को बोला जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया या स्पेस सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन के आने के चांस काफी ज्यादा है। इसके अलावा बेंगलोर के 2 नाम और हैं। बेंगलोर का एक नाम है गार्डन सिटी ऑफ इंडिया और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। कोचीन केरला में है, इसको बोला जाता है वेनिस ऑफ द ईस्ट। वेनिस जो है ये इटली के अंदर है और बहुत ही खूबसूरत शहर है। या फिर कोचीन को बोलते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी। कोयम्बटूर को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ द साउथ। तो मैनचेस्टर वाले 2 शहर हैं। सबसे पहला अहमदाबाद, अहमदाबाद को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया और कोयम्बटूर को बोला जाता है दक्षिण का मैनचेस्टर। दामोदर नदी को बोला जाता है सौरा ऑफ बंगाल, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि दामोदर नदी बंगाल में बहुत ज्यादा तबाही मचाती है। दिल्ली को बोला जाता है सिटी ऑफ रैलीज। गंगा को बोला जाता है सेक्रेड रिवर क्योंकि हमारे लिए पूजनीय है। और गंगा को साफ करने के लिए जो मिशन है उसका नाम है नमामि गंगे। नमामि गंगे वो मिशन है जिसमें गंगा की सफाई चल रही है। गोदावरी को बोला जाता है ओल्ड गंगा या दक्षिण गंगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को बोला जाता है जुड़वा शहर, ट्विन सिटीज। इसी तरह ट्विन सिटीज एक और भी हैं भारत में, बेंगलोर और मैंगलोर, ये भी हैं ट्विन सिटीज। जमशेदपुर को बोला जाता है पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया या स्टील सिटी ऑफ इंडिया।
क्योंकि आप जानते हैं जमशेदपुर के अंदर है टाटा स्टील प्लांट, जिसको बोलते हैं टिस्को। जमशेदपुर के अंदर टाटा की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए जमशेदपुर को टाटा नगर भी बोल देते हैं। जम्मू कश्मीर को बोला जाता है भारत का स्वर्ग, हेवन ऑफ इंडिया, या भारत का स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी, क्योंकि यहां पे बहुत सारे महल हैं। कोलकाता को बोलते हैं सिटी ऑफ बिल्डिंग्स और सिटी ऑफ कासल, कासल मतलब भी होता है महल या घर। कोसी नदी को बोलते हैं सौरा ऑफ बिहार। कोसी एक ऐसी नदी है जो घाघरा और गंडक नदी के साथ नेपाल से बिहार आती है, और क्योंकि ये नदी ढलान पे बिहार आती है, इसलिए जब ये बिहार आती है तो ये पूरा एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय कर देती है, और कई बार बहुत ज्यादा बाढ़ इस नदी की वजह से आती है, इसीलिए इसे बोलते हैं सौरा ऑफ बिहार। कानपुर को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्थ। तो मैनचेस्टर पे कम से कम 3 शहर हैं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो अहमदाबाद है, एक है मैनचेस्टर ऑफ साउथ, और दूसरा है मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ। अगला है केरला। केरला को बोलते हैं गार्डन ऑफ स्पाइसेस, क्योंकि केरला में ज्यादातर स्पाइसेस हैं वो केरला से आते हैं। लखनऊ को बोलते हैं सिटी ऑफ नवाब। मुंबई को बोलते हैं सिटी ऑफ 7 आइलैंड, गेटवे ऑफ इंडिया, या हॉलीवुड ऑफ इंडिया। मदुरई को बोलते हैं सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। मध्य प्रदेश को बोला जाता है सोया रीजन। मसूरी को बोलते हैं क्वीन ऑफ द माउंटेन्स। नीलगिरी, नीलगिरी के पहाड़ साउथ में है, ये कर्नाटक और केरला में है। नीलगिरी के पहाड़, इनको बोलते हैं ब्लू माउंटेन्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नील मतलब नीला, नीला मतलब ब्लू, सो ब्लू माउंटेन्स बोला जाता है नीलगिरी को। प्रयाग बोलते हैं एडोब ऑफ गॉड। पानीपत को बोलते हैं सिटी ऑफ वीवर्स, यानी जो बुनकर हैं उनकी सिटी। और पंजाब को बोलते हैं स्टेट ऑफ 5 रिवर्स, क्योंकि 5 नदियां हैं जो पंजाब में जाती हैं, जिनमें मुख्य हैं 5, जैसे रवि, ब्यास, सतलुज, झेलम और रावी। आगे बढ़ते हैं। पुणे को बोलते हैं डेक्कन क्वीन। श्रीनगर को बोलते हैं सिटी ऑफ लेक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई जगह सिटी ऑफ लेक्स आपको उदयपुर भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप दोनों ही याद रख सकते हैं। उदयपुर में भी बहुत सारे लेक्स हैं वैसे। और वाराणसी को बोलते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स। अब बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट की। थर्मल पावर प्लांट जिनका काम है बिजली बनाना, तो देखते हैं मुख्य एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहला है मुंद्रा, मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर स्टेशन, टीपीएस मतलब थर्मल पावर स्टेशन। तो मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन है कच्छ गुजरात में। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है सिंगरौली, सिंगरौली पड़ता है मध्य प्रदेश में। तलचर थर्मल पावर स्टेशन है अंगुल उड़ीसा के अंदर। और सिपत, सिपत है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। कोरबा थर्मल पावर ये भी है छत्तीसगढ़ में। सो ये है 5 मुख्य। इसके अलावा कुछ और देखते हैं थर्मल पावर स्टेशन। रिहांड, रिहांड एक नदी का नाम भी है, एक डैम का नाम भी है, और ये है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा थर्मल पावर स्टेशन है उड़ीसा के अंदर। टिरोडा है महाराष्ट्र में। अनापुरा है उत्तर प्रदेश में। बरौनी, बरौनी एक जगह है बिहार में, जैसा कि आप जानते हैं बहुत फेमस है। और बेलारी है कर्नाटका में, बेलारी माइनिंग के लिए भी फेमस है। दुर्गापुर है कोलकाता के पास वेस्ट बंगाल। और सिक्का है गुजरात में। सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन, ये सतपुरा की पहाड़ियों में है मध्य प्रदेश में। सतपुरा के जो पहाड़ हैं वो विंध्यास के जो पहाड़ हैं उनके बिल्कुल नीचे आते हैं। और सतपुरा के पहाड़ों में भी 3 तरह के पहाड़ होते हैं, जो राजपीपला के पहाड़ हैं गुजरात में, इसके अलावा महादेव के पहाड़ हैं जिनमें अमरकंटक है, और एक मैकाल के पहाड़ है। इसके बाद है सिंगरौली, सिंगरौली का है उत्तर प्रदेश के अंदर। और वनकबोरी थर्मल पावर स्टेशन है गुजरात के अंदर। सो रिमेंबर दिस। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में देखते हैं, जो न्यूक्लियर फ्यूल से एनर्जी बनाते हैं। जनरली 2 न्यूक्लियर फ्यूल यूज होते हैं, एक है यूरेनियम और दूसरा है प्लूटोनियम। अभी हम ज्यादातर यूरेनियम ही यूज करते हैं, प्लूटोनियम उतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं। और यूरेनियम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है वो होता है यूरेनियम 92 235, यानी जिसका एटॉमिक नंबर होता है 95 और मास नंबर होता है 235। ये है न्यूक्लियर प्लांट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है नरोडा एटॉमिक पावर प्लांट, ये है नरोडा उत्तर प्रदेश में। दूसरा राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट, रावट भाटा राजस्थान में। ये भारत और कनाडा ने मिलकर बनाया है, इसको बनाने में भारत की मदद की है कनाडा ने। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट, ये महाराष्ट्र में है तारापुर में, और इसको बनाने में भारत की मदद की है अमेरिका ने, यूएसए ने। काकरपार एटॉमिक पावर प्लांट, ये है गुजरात में।
मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यह है चेन्नई में, तमिलनाडु। और कैगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैगा एटॉमिक पावर प्लांट, यह है कर्नाटका में। कुंडनकुलम एटॉमिक पावर प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह है तिरुनलवली, तमिलनाडु में। इसको बनाने में भारत की मदद की है रशिया ने। जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, रत्नागिरी, महाराष्ट्र में, और इसको बनाने में भारत की मदद की है फ्रांस ने। तो ये है इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट। इनमें 8 के 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नदी जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट डैम बनाए गए हैं। तो सबसे पहले तुंगाभद्रा डैम, तुंगाभद्रा डैम बनाया गया है तुंगाभद्रा नदी पे, कर्नाटक के अंदर। मैतुर डैम कावेरी नदी पे, वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्ण राज सागर डैम कावेरी नदी पर, कर्नाटका में। मैथोन डैम ये बनाया गया है बराकार रिवर, झारखंड में। बराकार रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर, और बराकार रिवर का ओरिजिन है झुमरी तलैया, झारखंड से। अगला डैम है उकई डैम, उकई डैम को वल्लभ सागर भी बोलते हैं। उकई डैम है तापी नदी पे, गुजरात के अंदर। और उसके बाद है इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम बना है नर्मदा नदी पे, मध्य प्रदेश में। एक और इंपॉर्टेंट डैम है नर्मदा नदी पे जिसको बोलते हैं सरदार सरोवर डैम, यह है गुजरात में। यह सवाल भी आ सकता है। हीराकुंड डैम ये भारत का सबसे लंबा डैम है, यह है महानदी पे, उड़ीसा के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेरुथोनी डैम है चेरुथोनी, केरला के अंदर। बगलीहार डैम है छेनाब नदी पे, जम्मू कश्मीर में। छेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रंजीत सागर डैम है रवि नदी पे, पंजाब में। रवि नदी रोहतांग पास से निकलती है। सीरी सैलम डैम है कृष्णा नदी पे, आंध्र प्रदेश में। सरदार सरोवर डैम है नर्मदा पे, जैसा मैं बता चुका हूं। भाखड़ा नांगल डैम भारत का सबसे बड़ा डैम है। अगर मैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा मेगावाट का डैम भाखड़ा नांगल, ये सतलुज नदी पे है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। कोयना डैम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है कोयना नदी पे, महाराष्ट्र में। इद्दू की आर्क डैम है पेरियार नदी पे, केरला में। लखवाड़ डैम है यमुना नदी पे, उत्तराखंड। और सबसे इंपॉर्टेंट डैम है तेहरी डैम, तेहरी डैम है भागीरथी नदी पे, उत्तराखंड में। भागीरथी नदी निकलती है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से। अगला है इंपॉर्टेंट डांस। डांस पे आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर साल। डांस में दो तरह के डांस पे क्वेश्चन आता है। पहला आता है क्लासिकल डांस पे और दूसरा आता है फोक डांस पे। तो दोनों में से कोई भी सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्लासिकल डांस। भारतनाट्यम ये डांस है तमिलनाडु का। बीहू, बीहू एक इंपॉर्टेंट डांस है असम का। भांगर पंजाब। छान डांस है बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और मांदो। गढ़वाली डांस है उत्तरांचल, उत्तराखंड, देवभूमि जिसको कहा जाता है। गरबा गुजरात का है, जो जानते हैं, डांडिया खेला जाता है। हथलारी डांस है कर्नाटका का। कथक और कथकली ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कथक है नॉर्थ इंडिया का डांस और कथकली है केरला का डांस। कथकली इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुचिपुड़ी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आंध्र प्रदेश का डांस। खंतुम बैम्बू डांस ये है मिजोरम का। कर्मा इज अ डांस ऑफ मध्य प्रदेश। लाहो इज अ डांस ऑफ मेघालय। मोहिनी अट्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है केरला का डांस। और मणिपुरी है मणिपुर का डांस। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट डांसेस जो आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं कुछ और डांस। हिमाचल प्रदेश का डांस है नाती और बिहार का डांस है नाट नाटिन। सो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उड़ीसा का डांस है ओडिसी। जम्मू कश्मीर का डांस है रॉन्फ। और कर्नाटक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है यक्षगन। अब बात करते हैं कुछ और तरह के डांस की, डिफरेंट। इनमें जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही कवर करूंगा क्योंकि सारे नाम याद रखने संभव नहीं है। महाराष्ट्र में जो आपको याद रखने हैं वो है कथक कीर्तन, दंदनिया, तमाशा, जाफा। इसके अलावा 10 अवतार। कर्नाटक में आपको याद रखना है यक्षगन और हुतारी। केरला में आपको मेन याद रखना है मोहिनी अट्टम एक, तो उसके अलावा कली अट्टम, कली कोटिकली। तमिलनाडु में कोकट्टम, पिन्नल कोलट्टम, कुमी, कवाड़ी और करगम। आंध्र प्रदेश में मेन एक तो कुचिपुड़ी था ही और दूसरा घंटा मर्दला, वेदी नाटकम एंड बुरकथा। उड़ीसा का डांस है छौ, छाऊ और घुमार संचार, छदया, दंदनाता। वेस्ट बंगाल का डांस है कत्थी, छाओ, बॉल कीर्तन, जात्र और लामा। असम का बहुत इंपॉर्टेंट डांस है बीहू। इसके अलावा रासलीला, तबल छोंगली और कैनो। असम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंजाब के दो डांस हैं
गिद्धा बोलते हैं वुमेन के डांस को और भांगड़ा बोलते हैं मैन के डांस को। जम्मू कश्मीर में रौफ और हिकात, हिमाचल प्रदेश में झोरा, झाली, दांगली, महासू, जादा, जैंता और छराही। हरियाणा के डांस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, झूमर, रासलीला, फाग डांस, धाप, धमाल, लूर, गुग्गा, खोरिया और गागोर। गुजरात के डांस भी अक्सर आते हैं, गरबा, डांडिया, टिप्पनी और गोम्फ। राजस्थानी डांस तो फेमस है ही वर्ल्ड वर्ल्ड ओवर, गिनड़, छाकरी, गंगोरे, तेराहत्तल, खयाल, झूलन लीला, झूमा, सुआसिनी। इसके अलावा बिहार के डांस जात जातिन, जादुर, छौ, कठपुतली, बाखो, झिझिया। इसके अलावा समोचकवा, कर्मा, जात्रा और नातना, नात नातिन। इसके अलावा मैं बता ही चुका हूं बिहार का। उत्तर प्रदेश के हैं नौटंकी, थोरा, छपेली, रासलीला और कजरी। तो ये हैं ज्यादातर आपके फोक डांस। फोक डांस पे से भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये याद रखने मुश्किल है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा फोक डांस आप जब पहले बाकी सारे टॉपिक खत्म करके उसके बाद अगर टाइम मिले तो आप फोक डांस याद करें, क्योंकि ये बहुत सारे डांस हैं और इनको याद रखना भी थोड़ा सा कठिन है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो कुछ कंट्रीज में मनाए जाते हैं। पोटैटो फेस्टिवल मनाया जाता है स्वीडन के अंदर, चॉकलेट फेस्टिवल लंदन के अंदर, टोमेटो फेस्टिवल जिसको ला टोमाटीना भी बोलते हैं स्पेन में। आपने ये मूवी देखी होगी जिसका नाम है जिंदगी ना मिले दोबारा, उसमें आपको याद होगा कि ऋतिक रोशन वगैरह किस तरह से टमाटर फोड़ते हैं, तो वो था टोमेटो फेस्टिवल जिसका नाम है ला टोमाटीना। ये स्पेन में मनाया जाता है। ओनियन ईटिंग फेस्टिवल भी स्पेन में मनाया जाता है। ऑरेंज वॉर्सो फेस्टिवल मनाया जाता है पोलैंड, और वॉर्सो पोलैंड की राजधानी है। वेजिटेरियन फेस्टिवल होता है थाईलैंड में। एक वेजिटेरियन फेस्टिवल चाइना में भी मनाया जाता है। वाटरमेलन फेस्टिवल होता है ऑस्ट्रेलिया में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बाल्टिक हेरिंग फेस्टिवल होता है फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में। फूड एंड वाइन फेस्टिवल होता है मेलबर्न में। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया वाइन शराब के लिए फेमस है। इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल, अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल होता है नई दिल्ली में। स्ट्रीट फूड फेस्टिवल होता है सैन फ्रांसिस्को में। पैन केक फेस्टिवल मॉस्को रशिया के अंदर। मैन लॉबस्टर फेस्टिवल रॉकलैंड अमेरिका में। मिस्तूरा फूड फेस्टिवल होता है लीमा पेरू में। अल्बा व्हाइट ट्रफल फेस्टिवल, ये एक केक फेस्टिवल है अल्बा में। मंकी बफे फेस्टिवल होता है थाईलैंड में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अक्टूबर फेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत ज्यादा बियर पी जाती है अक्टूबर फेस्ट में, ये होता है म्यूनिक जर्मनी में। और ग्रेप थ्रोइंग फेस्टिवल, इसमें लोग एक दूसरे के ऊपर अंगूर फेंकते हैं, ये होता है मेलोर्का स्पेन में। तो टोमेटो वाला, ओनियन वाला और ग्रेप वाला तीनों ही फेस्टिवल होते हैं स्पेन के अंदर। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। पहले मैं आपको बताऊंगा अवार्ड और फिर मैं बताऊंगा किस क्षेत्र से वो रिलेटेड है। ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है फिल्मों के लिए, आप जानते ही हैं। ऑस्कर अवार्ड का एक नाम और होता है, ऑस्कर अवार्ड को हम अकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता है भारत के अंदर, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है और ये मिलता है फिल्म्स के लिए। इस साल का मिला था शशि कपूर को। ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है म्यूजिक के लिए, संगीत के लिए। पुलिट्जर प्राइज मिलता है जर्नलिज्म और साहित्य यानी लिटरेचर के लिए। अर्जुन अवार्ड मिलता है खेलों के लिए। अर्जुन अवार्ड मिलता है खिलाड़ी को, और कोच को मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड। कोच के लिए होता है द्रोणाचार्य अवार्ड और अर्जुन अवार्ड मिलता है खिलाड़ी को। बोले अवार्ड होता है एग्रीकल्चर के लिए। कलिंग अवार्ड को देता है यूनेस्को, और ये उड़ीसा की सरकार इसे गिफ्ट करती है क्योंकि उड़ीसा का पुराना नाम था कलिंग। ये दिया जाता है साइंस के लिए। धनवंतरी अवार्ड, धनवंतरी को मेडिसिन का गॉड बोला जाता है, यह अवार्ड मिलता है मेडिकल साइंस के लिए। भटनागर अवार्ड मिलता है साइंस के लिए। नोबेल प्राइज आप जानते ही हैं, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल साइंस के लिए दिया जाता है। एबल अवार्ड को बोलते हैं मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज, यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मर्लिन अवार्ड मिलता है जादू टोने के लिए, जादू दिखाने के लिए। तो ये सारे ही अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से एक भी अवार्ड ऐसा नहीं है जो कम से कम 2 से 3 बार एग्जाम में नहीं पूछा हो, तो ये सारे ही आपको याद करने हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड देखते हैं। भारत रत्न आप जानते ही हैं, ये आर्ट, साइंस, पब्लिक सर्विस और स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान मिलता है लिटरेचर के लिए। बिहारी अवार्ड मिलता है अगेन लिटरेचर के लिए। इसके अलावा 2 अवार्ड और हैं, एक है सरस्वती सम्मान और एक है मैन बुकर प्राइज। मैन बुकर प्राइज जो इस साल मिला था मार्लोन जेम्स को, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग किताब के लिए, यानी यह भी मिलता है लिटरेचर के लिए। वचस्पति सम्मान मिलता है संस्कृत में लिखने के लिए। परमवीर चक्र मिलता है शौर्य के लिए।
अशोक चक्र मिलता है सिविलियन अवार्ड, सिविलियन बहादुरी के लिए, यानी वॉर टाइम एग्रेशन के लिए मिलता है परमवीर चक्र। आखिरी परमवीर चक्र मिला था कैप्टन विक्रम बत्रा को 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान बहादुरी दिखाने के लिए। जूलियट क्यूरी अवार्ड दिया जाता है शांति के लिए। द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है कोचिज को। साहित्य अकेडमी अवार्ड अभी अभी दिया गया है थोड़े दिन पहले, ये मिलता है साहित्य के लिए। इसमें कई तरह के अवार्ड होते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, जिसमें से 23 भाषा होती है भारत की और एक होती है इंग्लिश। कालिदास सम्मान मिलता है क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस और आर्ट के लिए। तानसेन अवार्ड मिलता है म्यूजिक के लिए। अब देखते हैं कंट्रीज के बीच में इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स कौन कौन से हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, और इसका नाम है 24th पैरेलल। नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में है 17th पैरेलल। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में है 26th पैरेलल। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच बहुत ही डेंजरस बॉर्डर है, इसको बोलते हैं 38th पैरेलल। कनाडा और यूएसए के बीच में है 49th पैरेलल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसे बोलते हैं डुरंड लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। और भारत और चाइना के बीच में जो रेखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बोलते हैं मैकमाहोन लाइन। लाइन ऑफ कंट्रोल ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में, कश्मीर को डिवाइड करती है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो रेखा है उसे बोलते हैं सिगफ्राइड लाइन। जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो बॉर्डर है उसे बोलते हैं हिडनबर्ग लाइन। फ्रांस और जर्मनी के बीच एक और बॉर्डर है जिसका नाम है मैगिनॉट लाइन। सो सिगफ्राइड लाइन एंड मैगिनॉट लाइन दोनों है फ्रांस और जर्मनी के बीच। पोलैंड और जर्मनी के बीच भी दो बॉर्डर हैं, एक है हिडनबर्ग लाइन और दूसरा है ओल्डर नीस लाइन। रशिया और फिनलैंड के बीच एक बॉर्डर है जिसको बोलते हैं मैनरहाइम लाइन। अब बात करते हैं कंट्री और उनके स्टॉक एक्सचेंज के नाम, तो इनमें भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। भारत में बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है जिसको बोलते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स की फुल फॉर्म होती है सेंसिटिव इंडेक्स। इसके अलावा एक है एनएसई। एनएसई को बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसका जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं निफ्टी 50। इसके अलावा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जिसका इंडेक्स है डाउ जोन्स। नैस्डैक, नैस्डैक बोलते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन सिस्टम, यानी नैस्डैक, और नैस्डैक है NASD 100, ये इसके इंडेक्स का नाम है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज जापान, इसके इंडेक्स को बोलते हैं निकेई। कोरिया के स्टॉक एक्सचेंज जो सियोल से ऑपरेट करता है साउथ कोरिया, इसको बोलते हैं कॉस्पी। शंघाई के स्टॉक एक्सचेंज चाइना, इसका नाम है कंपोजिट इंडेक्स, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन एग्जाम। और शेंझेन अगेन चाइना के अंदर है, इसीलिए इसका नाम भी है कंपोजिट इंडेक्स। जर्मनी के स्टॉक एक्सचेंज को बोलते हैं डेक्स। डेक्स मतलब ड्यूशर अकतीन इंडेक्स, तो फुल फॉर्म याद रखनी जरूरी नहीं है, आप सिर्फ डेक्स याद रख सकते हैं। इसके अलावा हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज को बोलते हैं हांग सेंग। अब देखते हैं भारत में जो फसल उगाते हैं उसके दो मेन सीजन होते हैं, एक होता है खारिफ और दूसरा होता है राबी। तो सबसे पहले देखते हैं खारिफ सीजन। खारिफ सीजन में हम मई और जुलाई में फसल को उगाते हैं, और फसल को काटते कब हैं? सितंबर से लेके अक्टूबर तक। खारिफ सीजन में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ज्वार, बाजरा, राइस, मेज, कपास यानी कॉटन, मूंगफली यानी ग्राउंडनट, जूट और टोबैको। तो क्रॉप्स इसमें जनरली साउथ वेस्ट मानसून जब भारत में आता है यानी मई और जून जुलाई में, तब इसमें उगाई जाती है, और जब मानसून खत्म हो जाता है तो फसलें काट ली जाती हैं, यानी सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। दूसरा सीजन होता है भारत में मेन राबी सीजन। राबी सीजन स्टार्ट होता है जब मानसून चला जाता है, यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। तो इसमें जनरली जो क्लाइमेट है वो वार्म रहती है जर्मिनेशन के वक्त और मैच्योरेशन के वक्त, और फसलें काट ली जाती हैं फरवरी अप्रैल में होली के पास। तो इसमें मेन जो फसल है वो उगाई जाती है गेहूं और बारले। बारले को बोलते हैं जौ, ग्राम मतलब चना, लिन सीड, मस्टर्ड मतलब सरसों, मसूर की दाल, और पी यानी मटर। तो ये है मुख्य क्रॉप जो उगाई जाती हैं राबी सीजन में। अब देखते हैं भारत में पहला काम करने वाले लोग कौन थे। इस पे सवाल आप अक्सर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के पहले जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मैं बता चुका हूं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है नेदरलैंड के अंदर हाग में, और इसमें भारत के पहले जज थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारत के पहले मेडिसिन के अंदर ग्रेजुएट थे सूरजो कुमार गोदेवे चकुरबुत्ती। भारत में पहली यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में।
भारत में पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। भारत में पहला लोकसभा मेंबर जो रिकॉर्ड नंबर से सिलेक्ट हुआ था, जिसके लिए वोट्स डाले गए थे, वो था पीवी नरसिम्हा राव, भारत के प्रधानमंत्री। भारत पहले भारतीय जो अंटार्कटिका में गए, अंटार्कटिका में, ये साउथ पोल पे पड़ता है अंटार्कटिका, और यहां पर पेंगुइन जानवर भी रहते हैं, ये थे लेफ्टिनेंट रामचरण। पहले ब्रिटिश जो भारत आए उनका नाम था जनरल हॉकिंस। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो भारत में हुआ वो हुआ जिसका नाम रखा गया इंदिरा बेबी हर्षा। और पहला पोस्ट ऑफिस जो भारत में खोला गया वो खोला गया कोलकाता में 1727 में। भारत की पहली वुमेन एयर वाइस मार्शल थी पी बंदोपाध्याय। भारत के पहले वुमेन चेयरपर्सन थे इंडियन एयरलाइंस के सुषमा चावला। पहली वुमेन आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी, ये इनके बारे में तो सब जानते हैं। भारत में पहली और आखिरी मुस्लिम वुमेन रूलर थी रजिया सुल्तान। पहली वुमेन जिन्हें अशोक चक्र मिला था नीरजा भानोत। नीरजा भानोत के ऊपर एक पिक्चर भी बन रही है। इन्होंने बहुत बहादुरी से हजारों लोगों की जान बचाई थी जो एयरलाइन के अंदर फंस गए थे, आतंकवादियों ने कैद कर लिया था, खुद इन्हें अपनी शहादत देनी पड़ी। भारत में पहली वुमेन जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था वो थी आशा पूर्णा देवी। भारत की पहली वुमेन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया वो है आरती साहा। भारत की पहली वुमेन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला मदर टेरेसा। पहली वुमेन जिन्हें भारत रत्न मिला इंदिरा गांधी। और पहली वुमेन जिन्हें फर्स्ट वुमेन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड वो आशापुरा देवी। तो ये रिपीट है। पहला मोम का स्टैचू भारत में किसका बना? महात्मा गांधी का बना, मैडम टुसाओ म्यूजियम के अंदर 1939 में। मैडम टुसाओ म्यूजियम है ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। पहला चाइना का पिलग्रिम जो भारत आया उसका नाम था फाहियान। पहली एक्सक्लूसिव इंटरनेट मैगजीन जो भारत में थी उसका नाम है भारत समाचार। पहली भारत की मिस इंडिया जिसने मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया वो थी इंद्रानी रहमान। और भारत की इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहले प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 में। और कांग्रेस को के जो फाउंडर हैं वो हैं ए.ओ. ह्यूम। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टावियन ह्यूम। भारत की पहली डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। तो इसमें आपको किरण बेदी और इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। किरण बेदी पहली आईपीएस ऑफिसर थी और पहली डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी थी कंचन चौधरी। भारत की पहली महिला जज बनी अन्ना चंडी। ये जज बनी थी भारत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर 1937 में। भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की बनी मिस लीला सेठ, ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में थी। और भारत की पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बनी उनका नाम है कुमारी जस्टिस एम फातिमा बीवी। भारत की पहली वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल जो बनी उनका नाम है पुनीता अरोड़ा। इसके अलावा भारत की पहली महिला जो स्टेट असेंबली की स्पीकर बनी उनका नाम है शन्नो देवी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री सब जानते हैं इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला जो मिनिस्टर बनी सरकार केंद्र सरकार में वो है राजकुमारी अमृत कौर। पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जिन्होंने की। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर और ये है सिक्किम के अंदर, ये है नेपाल के अंदर। और सिक्किम के अंदर भी एक बहुत ऊंची चोटी है 8,598 मीटर लंबी जिसको बोलते हैं कंचनजंगा। तो एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय बनी महिला बछेंद्री पाल। पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 2 बार करी उनका नाम है संतोष यादव। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी अन्नी बसंत। अन्नी बसंत ने थियोसॉफिकल सोसाइटी भी बनाई जिससे भारतीय कल्चर को रिवाइव किया जा सके। पहली भारत की वुमेन पायलट जो एयरफोर्स में गई इंडियन एयरफोर्स में उनका नाम है हरिता कौर दयाल। भारत की पहली महिला ग्रेजुएट फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट कदम्बनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु 1883 में। भारत की पहली महिला एयरलाइन की पायलट दुर्बा बनर्जी। और भारत की पहली वुमेन ऑनर्स ग्रेजुएट जिनका नाम है कामिनी रॉय 1886। भारत की पहली महिला ओलंपिक मेडल विनर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता, कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में। पहली महिला जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता ये है कमलजीत संधू। भारत की पहली महिला वकील बनी कॉर्नेलिया सोराबजी। और भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की ये बनी विजय लक्ष्मी पंडित। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी यूपी की मुख्यमंत्री थी। भारत की पहली वुमेन चेयरमैन यूपीएससी की चेयरमैन बनी रोजे मिलियन बैथ्यू। भारत के पहले इंडियन नेवी जल सेना के जो चीफ थे वो थे एडमिरल आर डी कटारी।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भारत के जो पहले जज थे वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। पहले पर्सन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, उनका नाम था शेरपा अंगा डोरजी। परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय थे मेजर सोमनाथ शर्मा। भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। पहले भारतीय जिन्हें मेगा से अवार्ड मिला था। मेगा से अवार्ड फिलीपींस की सरकार देती है और इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। मेगा से अवार्ड जीतने वाले थे आचार्य विनोबा भावे। भारत के पहले व्यक्ति इंडियन ओरिजिन के जिन्हें नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन में, ये थे हरगोविंद खुराना। भारत में पहले चाइनीज ट्रेवलर जो भारत आए वो थे फाहियान। पहले भारतीय जिन्हें स्टालिन प्राइज मिला, ये मिला था सैफुद्दीन किचलू को। और पहले पर्सन जिन्होंने सेंट्रल कैबिनेट से रिजाइन किया, ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आगे जाके एक पार्टी बनाई जिसको आज सब हम बीजेपी के नाम से जानते हैं। तो बीजेपी के फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में मिला सबसे पहले भारतीय को अमर्त्य सेन को। भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे जस्टिस हिराला कानिया। पहले भारत के इंडियन पायलट JRD टाटा 1929 में। भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनी रीता फारिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई लोग सोचते हैं कि ऐश्वर्या राय भारत की पहली मिस वर्ल्ड थी, लेकिन एक्चुअल में थी रीता फारिया। भारत की पहली महिला जज बनी सुप्रीम कोर्ट की मिस मीरा साहिब फातिमा बीवी। भारत की पहली महिला राजदूत बनी मिस CB मुथम्मा। और भारत की पहली वुमेन गवर्नर बनी किसी भी फ्री स्टेट की इंडिया के अंदर सरोजनी नायडू। इसके अलावा पहले भारत के मेंबर जो वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने, पहले भारतीय थे SP सिन्हा। भारत के पहले प्रेसिडेंट जिनकी उनके कार्यकाल के वक्त मृत्यु हो गई, वो थे जाकिर हुसैन। और जब जाकिर हुसैन की डेथ हुई तो VV गिरी भारत के नए राष्ट्रपति बने। तो भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद नहीं गए? ये थे चौधरी चरण सिंह, ये यूपी के थे। पहले भारत के फील्ड मार्शल थे SHF मानेकशॉ। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, इन्होंने एक्सेप्शनल ब्रेवरी दिखाई। और पहली भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के लिए, वो थे CV रमन। पहले भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर राधाकृष्णन। और इससे पहले 2 टर्म्स के लिए लगभग 10 साल भारत के उपराष्ट्रपति भी थे डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन आज हम टीचर डे के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को। पहले भारतीय जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया मिहिर सेन, और महिला थी आरती साहा। पहले भारतीय जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला डॉक्टर शंकर कुरूप। लोकसभा के पहले स्पीकर थे गणेश वासुदेव मवलंकर। और भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राधाकृष्णन, जो कि 10 साल के लिए थे। और उसके बाद 40-50 साल तक लगभग कोई भी ऐसा भारत का वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहा, उपराष्ट्रपति नहीं रहा, जिसने एक टर्म से ज्यादा यानी 5 साल से ज्यादा भारत के उपराष्ट्रपति रहे। लेकिन जो अभी भारत के उपराष्ट्रपति हैं हमीद अंसारी, इनको अब 7-8 साल हो चुके हैं और ये भी दो टर्म के लिए बने हैं। भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे अब्दुल कलाम आजाद। और भारत के पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। भारत के पहले इंडियन एयर चीफ मार्शल थे S मुखर्जी। कुछ और फर्स्ट देखते हैं। भारत के पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। पहले भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें गीतांजलि किताब के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। और भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल बंगाल के थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग। भारत में पहले ब्रिटिश वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। और पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और आखिरी भारतीय जो गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के, उनका नाम था C राजगोपालचारी। पहले भारतीय जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, उनका नाम था, ये भारतीय नहीं थे, इनका नाम था जेम्स हिक्की। पहले भारतीय जिन्होंने ICS को ज्वाइन किया, ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। और जो पहले भारतीय अंतरिक्ष में गए उनका नाम था राकेश शर्मा। और जो पहले पर्सन जो अंतरिक्ष में गए वो रशिया के थे, उनका नाम था यूरी गागरिन। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पूरे 5 साल पूरे नहीं किए और पहले इस्तीफा दे दिया, ये थे मोरारजी देसाई। भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने थे जनरल करियप्पा, KM करियप्पा।
और आर्मी के पहले चीफ थे भारत के जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी। अब देखते हैं भारत की कुछ मिसाइल और उनकी रेंज कितनी है। तो भारत की मिसाइल है प्रहार, इसकी रेंज है 150 किलोमीटर। पृथ्वी 2 भारत की अपनी खुद की बनाई हुई है, इसमें किसी भी देश से हमने मदद नहीं ली है। पृथ्वी हमने बनाई है, इसकी रेंज है 350 किलोमीटर। धनुष की भी रेंज है 350, और पृथ्वी 2 और धनुष का अभी इसी साल हमने परीक्षण भी किया है। अग्नि 1 700 से 1250 किलोमीटर, अग्नि 2 2000 से 3000 किलोमीटर, अग्नि 3, 4 और 5 इनकी रेंज है 3500 से 5000, अग्नि 4 की 3000 से 4000, अग्नि 5 की 5000 से 8000 किलोमीटर। इसके अलावा आकाश मिसाइल की रेंज है 25 किलोमीटर, अस्त्र की 65, ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण भी अभी हमने करा है आईएनएस कोची से, और इसकी रेंज है 290 किलोमीटर। निर्भय की रेंज है 1000 किलोमीटर, K-15 की है 700, K-4 की है 3000, शौर्य मिसाइल की रेंज है 700, और नाग जो कि एक एंटी टैंक मिसाइल है, इसकी रेंज है 500 मीटर से 4 किलोमीटर। अब देखते हैं भारत के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स जो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है वूलर लेक। वूलर लेक भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का लेक है, यह आपको याद रखना है। यह जम्मू कश्मीर में है और झेलम नदी बनाती है वूलर लेक। दूसरा है लोकटक लेक। लोकटक लेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप जानते हैं 7 राज्य आते हैं, इनको 7 बहनें या 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, जैसे मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इनके अंदर जो 7 राज्यों में सबसे बड़ा लेक है वो है लोकटक लेक। दमदमा लेक है, ये भी हरियाणा में एक काफी पॉपुलर लेक है। डल लेक कश्मीर में एक बहुत फेमस लेक है, कश्मीर वैली के अंदर। और पिचोला लेक है उदयपुर के अंदर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चिल्का लेक। चिल्का लेक भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेक है, यानी सॉल्ट वाटर का सबसे बड़ा लेक है चिल्का लेक, और यह चिल्का लेक है उड़ीसा में। भारत का अगर सवाल आए सबसे लंबा लेक कौन सा है, तो आंसर है वेम्बानाद लेक। वेम्बानाद लेक भारत का लॉन्गेस्ट लेक है। इसके अलावा भीमताल लेक है, ये एक बहुत ही खूबसूरत लेक है नैनीताल में। और अपर लेक, ये भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है, और ये है सिटी ऑफ लेक्स जिसको भोपाल बोलते हैं, अपर लेक। कोलेरू लेक और पुलिकट लेक 2 लेक्स हैं जहां पे काफी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, और ये है आंध्र प्रदेश में। अब देखते हैं कुछ फेमस कंपनी जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। हर देश की कोई ना कोई कंपनी पहचान होती है, जैसे भारत की पहचान है टाटा। टाटा के भी बहुत सारे ब्रांड हैं, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कार्स एटसेट्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एटसेट्रा। तो सबसे पहली कंपनी है एयरबस। एयरबस कंपनी है फ्रांस की, और ये विमान बनाती है, लड़ाकू विमान। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं जो एयरबस बनाती है। पोस्को कंपनी है साउथ कोरिया की, ये एक स्टील की कंपनी है। बोइंग ये अमेरिका की कंपनी है, ये बनाती है एयरक्राफ्ट। फिएट इटली की गाड़ियों की कंपनी है। निसान जापान की गाड़ियों की कंपनी है। टोयोटा भी जापान की गाड़ियों की कंपनी है। इसके अलावा जापान की और भी कंपनियां हैं गाड़ियों की, जैसे मित्सुबिशी और होंडा। होंडा भी जापान की है। बीएमडब्ल्यू, ऑडी, वॉक्सवैगन, ये तीनों कंपनी है जर्मनी की। इतना ही नहीं, मर्सिडीज जो गाड़ियों की कंपनी है वो भी है जर्मनी की। ह्यूंडई जो कंपनी है वो है साउथ कोरिया की। ह्यूंडई के अलावा सैमसंग और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनियां हैं वो भी हैं साउथ कोरिया की। फोर्ड गाड़ियों की कंपनी है यूएसए की, हेनरी फोर्ड ने ये स्टार्ट की थी। सजुकी जो कंपनी है ये है जापान की, मारुति के साथ इसका काफी लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट था। रेनॉल्ट कंपनी है फ्रांस की। वोल्वो कंपनी सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ बनाती है, ये है स्वीडन की। अशोक लेलैंड है भारत की कंपनी, जनरली ट्रक्स बनाने के लिए फेमस है। सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, जैसा मैं बता चुका हूं। एलजी भी साउथ कोरिया की कंपनी है, और गाड़ियों की कंपनी ह्यूंडई भी साउथ कोरिया की कंपनी है। हिताची कंपनी है जापान की, ये एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की कंपनी है। एलजी साउथ कोरिया। नेक्स्ट, वर्लपूल कंपनी है यूएसए की, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाती है जैसे फ्रिज। एरिक्सन कंपनी है टेलीकॉम की, स्वीडन की, इसका सोनी के साथ काफी लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट भी था। नोकिया कंपनी थी फिनलैंड की, अब इसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है और अब इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट हो गया है। मोटरोला कंपनी है यूएसए की, ये भी काफी लंबे समय तक नंबर 1 कंपनी थी दुनिया की। वोडाफोन कंपनी है यूके की, ब्रिटेन की। बार्कले बैंक है यूके का। डॉश बैंक है जर्मनी का। गोल्डमैन सैक एक बहुत फेमस बैंक है यूएसए का, टॉप 3 में से गिना जाता है। एक्सेंचर कंपनी है आयरलैंड की, ये एक आईटी कंपनी है। और इन्फोसिस कंपनी है भारत की, और टीसीएस भी है भारत की। इसके अलावा कुछ और कंपनी जो पूछ जा सकती हैं, विप्रो कंपनी, अजीम प्रेमजी जो इसके फाउंडर थे, ये है इंडिया की कंपनी। एप्पल आप जानते हैं यूएसए की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की।
गूगल भी यूएसए की कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में। याहू भी यूएसए की कंपनी है। इसके अलावा सोनी कंपनी है जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, और इंटेल है यूएसए की हार्डवेयर कंपनी। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के अंदर जो क्रांति आई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता कौन थे भारत के अंदर? तो इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। आप एग्रीकल्चर से 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एवरी ऑल्टरनेट ईयर। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन रेवोल्यूशन। प्रोटीन रेवोल्यूशन का मतलब है ये एक टेक्नोलॉजी की मदद से दूसरी हरित क्रांति है। ये जो टर्म है प्रोटीन रेवोल्यूशन, ये दिया नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली ने। भारत के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हमने चावल, गेहूं, इन सब पर काफी जो स्टेपल क्रॉप्स हैं, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं, उन पर हमने काफी इंपॉर्टेंस दिया। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है नॉर्मन बोरलॉग के। नॉर्मन बोरलॉग थे अमेरिका के। भारत के अंदर हरित क्रांति के जो फादर हैं, जनक, उन्हें बोला जाता है एम एस स्वामीनाथन को। तो दोनों आपको याद रखते हैं। भारत के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं एम एस स्वामीनाथन, और पूरे वर्ल्ड में है नॉर्मन बोरलॉग। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन जो टर्म कॉइन किया था, यह शब्द किसने दिया? यह शब्द दिया विलियम गॉड ने, और विलियम गॉड थे ब्रिटेन के। भारत के अंदर व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है इसे। इसमें दूध के ऊपर हमने फोकस किया, और यह था वर्गीस कुरियन। इसीलिए 26 नवंबर को जब वर्गीस कुरियन का बर्थडे होता है, हम मनाते हैं दुग्ध दिवस यानी मिल्क डे भारत के अंदर। येलो रेवोल्यूशन बोलते हैं ऑयल सीड प्रोडक्शन को, और इसके जनक हैं सैम पिट्रोडा। इसके अलावा ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन के जनक हैं। ब्लैक रेवोल्यूशन जो हुआ वो हुआ पेट्रोल के प्रोडक्शन के लिए। पेट्रोल का प्रोडक्शन इसमें बढ़ाया गया। उसके अलावा ब्लू रेवोल्यूशन, इसमें मछली उत्पादन बढ़ाया गया, और इसके जनक हैं डॉक्टर अरुण कृष्णन। ब्राउन रेवोल्यूशन बोलते हैं जिसमें लेदर या नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स या फिर कोकोआ जिससे चॉकलेट बनती है, उसका प्रोडक्शन बढ़ाया गया। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन बोलते हैं जूट प्रोडक्शन के लिए। दुनिया में सबसे ज्यादा जूट बनता है बांग्लादेश में, उसके बाद बनता है भारत में, वेस्ट बंगाल में। गोल्डन रेवोल्यूशन नाम दिया गया फ्रूट्स हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट या शहद के लिए, और इसमें अहम भूमिका निभाई निरपक टुटैज ने। ग्रे रेवोल्यूशन नाम था फर्टिलाइजर्स के लिए, खाद की जो उपभोक्ता है वो बढ़ाने के लिए। पिंक रेवोल्यूशन नाम इन चीजों को दिया गया है, जैसे ओनियन प्रोडक्शन, प्याज के लिए, दवाइयों के लिए, या प्रॉन्स के लिए, और इसमें मुख्य भूमिका निभाई दुर्गेश पटेल ने। फादर ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग बोला जाता है प्रोफेसर हीरलाल चौधरी को। रेड रेवोल्यूशन लाल क्रांति थी मीट के लिए और टमाटर के लिए, और इसमें मुख्य भूमिका निभाई विशाल तिवारी ने। राउंड रेवोल्यूशन बोलते हैं पोटैटो के लिए। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन बोला जाता है कॉटन या कपास के लिए। भारत में सबसे बड़ा कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो होता है गुजरात में। सिल्वर रेवोल्यूशन नाम दिया गया अंडों के लिए या पोल्ट्री के लिए, चिकन के लिए, और इसमें अहम भूमिका निभाई इंदिरा गांधी ने। एवरग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये स्टार्ट किया भारत ने 11th 5 ईयर प्लान में, जो था 2007 से 2012। इसके अलावा फादर ऑफ टेलीकॉम रेवोल्यूशन भी बोलते हैं सैम पिट्रोडा को। आजकल वैसे सैम पिट्रोडा जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस के अंदर। और फादर ऑफ पोल्ट्री रेवोल्यूशन है BV राव। तो ये है कुछ एग्रीकल्चर के अंदर जो फेमस क्रांति हुई, और इनमें किन किन ने अहम भूमिका निभाई, इस पे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आत्मकथाएं या कुछ इंपॉर्टेंट किताब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें मैं ऑटोबायोग्राफी कवर करूंगा। सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। दूसरी एडोल्फ हिटलर, हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है मैन काम्फ। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि जर्मनी के फिजिसिस्ट थे, जीनियस साइंटिस्ट थे, इनकी नाम है ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स। अन्ना चंडी जो भारत की पहली फीमेल जज थी, इनकी आत्मकथा का नाम है आत्मकथा। दूसरा अर्जुन सिंह, भारतीय पॉलिटिशियन, इन्होंने बुक लिखी जिसका नाम है अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम। इनफैक्ट कुछ लोग जो आरक्षण है उसके लिए अर्जुन सिंह को भी जिम्मेदार मानते हैं। BV आचार्य, भारतीय न्यायमूर्ति, इन्होंने लिखी ऑल फ्रॉम मेमोरी। बाबर जो मुगल एम्पर थे, मुगल सल्तनत के रूलर थे, इन्होंने लिखे थे बाबरनामा। इनकी आत्मकथा, इनकी किताब का नाम है। बैरक ओबामा ने लिखी है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, अमेरिका के राष्ट्रपति। बेनजीर भुट्टो जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, इनकी किताब है डॉटर ऑफ डेस्टिनी। बेनजीर भुट्टो के जो फादर थे वो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, और उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बेनिटो मुसोलिनी, ये इटली के पॉलिटिशियन थे और तानाशाह थे, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है
माई ऑटोबायोग्राफी विद द पॉलिटिकल एंड सोशल डॉक्ट्राइन ऑफ फासिज्म। इसके अलावा लियो टॉल्स्टॉय रशिया के नॉवेलिस्ट हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई कन्फेशन। मैरिलिन मोनरो बहुत ही महान एक्ट्रेस थी, मॉडल थी, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई स्टोरी। मार्क ट्वेन, इनकी ऑटोबायोग्राफी, ये अमेरिका के बहुत ही फेमस ऑथर थे, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है मार्क ट्वेन्स ऑटोबायोग्राफी पोस्थ्यूमस। मार्लोन ब्रेंडो अमेरिकी एक्टर, सॉन्ग्स माई मदर टॉट मी, वो गाने जो मेरी मदर ने मुझे सिखाए। मैक्सिम गोर्की रशिया के बहुत फेमस राइटर थे, इनकी आत्मकथा है माई चाइल्डहुड। माइकल जैक्सन, इनको सब जानते हैं, डांस के लिए फेमस, इनकी ऑटोबायोग्राफी है मून वॉक। मून वॉक एक डांस करने का इनका तरीका भी था, एक डांस करने की शैली भी थी। ऑस्कर वाइल्ड, ये एक आयरलैंड के लेखक हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी है दे प्रोफुंडिस। दिलीप कुमार, इनका जो नाम था असली वो था यूसुफ खान, ये मुसलमान थे लेकिन इन्होंने इनका अपना नाम दिलीप कुमार रख लिया था। अभी अभी ये लगभग मैं गलत नहीं हूं तो 93 साल के हुए हैं। दिलीप कुमार की ऑटोबायोग्राफी है द सबस्टांस एंड द शेडो। कुछ और इंपॉर्टेंट किताब जो पूछी जा सकती हैं, एरोस्मिथ अमेरिका का जो रॉक बैंड है, इनकी किताब है वॉक दिस वे। अगाथा क्रिस्टी जो कि क्राइम नॉवल लिखती थी, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है एन ऑटोबायोग्राफी। अकीरा कुरासोवा जापान के मशहूर डायरेक्टर, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है समथिंग लाइक एन ऑटोबायोग्राफी। एन ए फ्रैंक जर्मन राइटर, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अन्नी बसंत जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का निर्माण किया था, अन्नी बसंत एन ऑटोबायोग्राफी। आर्नोल्ड श्वाइजनेगर जो कि बहुत सारे किरदार निभा चुके हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट, एक्टर, बिजनेसमैन, सेनेटर भी रह चुके हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है टोटल रिकॉल, माई अनबिलीवेबली ट्रू लाइफ स्टोरी। चार्ली चैपलिन की आत्मकथा का नाम है सिंपल माई ऑटोबायोग्राफी। और वॉल्टर बेंजामिन, ये जर्मन जूइश फिलोसोफर थे, अनपैकिंग माई लाइब्रेरी। विंस्टन चर्चिल जो कि प्रधानमंत्री थे यूके के, इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, एक मेमोर ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। विंस्टन चर्चिल कोई छोटे आदमी नहीं थे, इन्होंने हिटलर के ऊपर यूके को विजय दिलवाई, और लेकिन अगले ही साल ये चुनाव हार भी गए थे लंदन में। तो विंस्टन चर्चिल की एक किताब और है माई अर्ली लाइफ 1874 टू 1904। इसके अलावा रोनाल्ड रीगन की किताब है एन अमेरिकन लाइफ और द रीगन डायरीज। सलीम अली जो कि भारत के मशहूर पक्षी के साइंटिस्ट थे, पक्षियों के, उनकी किताब का नाम है द फॉल ऑफ अ स्पैरो। सिगमंड फ्रॉड बहुत ही फेमस साइको एनालिस्ट थे, साइकोलॉजी वाले जो लोग हैं वो इन्हें अक्सर जानते होंगे, इनकी ऑटोबायोग्राफी है एन ऑटोबायोग्राफिकल स्टडी। स्टीफन हॉकिंग की एक किताब है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। और इसमें एक दो और आप लिख सकते हैं, वीके सिंह, जनरल वीके सिंह जो रिटायर हो चुके हैं, करेज एंड कन्विक्शन, ये अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, ये रिटायर्ड जनरल रह चुके हैं इंडियन आर्मी के। और वी आर कृष्ण अय्यर, ये फॉर्मर इंडियन जज हैं, वंडरिंग इन मैनी वर्ल्ड्स। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जो पहले भारत के प्रधानमंत्री थे, इनकी किताब है एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम, और इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब भी लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। जॉन पॉल सार्टर फ्रांस के फिलोसोफर, इनकी किताब है द वर्ड्स। नटवर सिंह, इनकी किताब है वन लाइफ इज नॉट एनफ। खुशवंत सिंह को सब जानते हैं, इंडियन नोवेलिस्ट, लॉयर, पॉलिटिशियन रह चुके हैं, इनकी किताब का नाम है ट्रुथ, लव एंड अ लिटिल मलीस। एल के अडवाणी ने किताब लिखी है माई कंट्री माई लाइफ, इनकी आत्मकथा। मलाला यूसुफजाई जिन्हें बहुत ही कम उम्र में नोबेल प्राइज मिला है पीस के लिए पिछले साल कैलाश सत्यार्थी के साथ, तो मलाला यूसुफजाई की किताब है आई एम मलाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मार्गरेट थैचर जो कि यूके की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, इनकी किताब है मार्गरेट थैचर दी ऑटोबायोग्राफी। मोहनदास करमचंद गांधी की किताब है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। नेल्सन मंडेला की किताब का नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फूलन देवी की किताब है जिसका नाम है द बैंडिट क्वीन, इस पे पिक्चर भी बनी है द बैंडिट क्वीन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिका के एक फेमस राजनीतिज्ञ थे, इनकी किताब है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। बर्नर्ड आर्थर विलियम रसल, इनकी किताब है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बर्नर्ड रसल। बर्नर्ड रसल एक ब्रिटिश फिलोसोफर, लॉजिशियन, मैथमेटिशियन थे। बिल क्लिंटन की ऑटोबायोग्राफी है माई लाइफ। इनमें कुछ तो बहुत आसान है क्योंकि इनका नाम सिर्फ इस तरह से है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो इस पे आप क्वेश्चन इतने एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जिनके नाम अलग हैं उन पे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। जैसे चार्ल्स डार्विन एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, इन्होंने डार्विनिज्म की थ्योरी भी दी थी बायो के अंदर, और इनकी किताब का नाम है द रिकलेक्शन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माई माइंड एंड कैरेक्टर। दलाई लामा जो कि अब भारत में रहते हैं मैक्लॉयडगंज के अंदर, ये चाइना के तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर हैं, और इनकी किताब का नाम है फ्रीडम इन एग्जाइल। फाली नारीमन एमिनेंट लॉयर, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, इनकी किताब है बिफोर मेमोरी फेड्स।
हिलैरी क्लिंटन जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है लिविंग हिस्ट्री। इंद्र कुमार गुजराल जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा से थे ये, और इनकी किताब का नाम है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। और जे बी कृपलानी जो कि भारतीय पॉलिटिशियन थे, इनकी किताब का नाम है माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी। इसके अलावा कुछ और किताब हैं जिन पे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोहम्मद अली बहुत ही फेमस, आज तक के सबसे महान बॉक्सर इन्हें कहा जाता है। मोहम्मद अली की किताब है द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी। मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, इनकी आत्मकथा है स्टैंडिंग माई ग्राउंड। पीटी उषा जिन्होंने भारत के लिए बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं, इनकी किताब का नाम है गोल्डन गर्ल, इन्हें उड़न परी भी कहा जाता था। रिकी पॉन्टिंग की आत्मकथा का नाम है पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले। सचिन तेंदुलकर की किताब है प्लेइंग इट माई वे, इनकी आत्मकथा है। सैना नेहवाल की किताब है प्लेइंग टू विन। उसैन बोल्ट की किताब है फास्टर देन लाइटनिंग, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जिन्होंने अपनी अपनी किताबें लिखी हैं, आत्मकथा लिखी हैं। अभिनव बिंद्रा जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, इन्होंने 2008 के अंदर जो ओलंपिक खेल हुए थे बीजिंग के अंदर चाइना में, उसमें गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग के अंदर। इनकी आत्मकथा का नाम है अ शॉट एट हिस्ट्री, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। एलेक्स फर्गसन, इन्हें आज तक का सबसे महान मैनेजर कहा जाता है फुटबॉल में। मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के मैनेजर थे 26 साल। इनकी आत्मकथा का नाम है एलेक्स फर्गसन माई ऑटोबायोग्राफी। आंड्रे अगासी, ये भी महान अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी थे। इनकी पत्नी भी स्टेफी ग्राफ भी बहुत महान टेनिस खिलाड़ी रह चुकी हैं। ये ड्रग्स के लिए भी पकड़े गए थे बाद में। एंड्रे अगासी की बुक का नाम है आत्मकथा का ओपन, सिर्फ ओपन। डेविड बैकम, इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ी, कप्तान, महान खिलाड़ी, इनकी किताब का नाम है माई वर्ल्ड माई साइड। कपिल देव की आत्मकथा का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। केविन पीटरसन बहुत ही फेमस साउथ अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी, इनकी किताब का नाम है केपी। मैरी कॉम मणिपुर की बॉक्सर है, 5 बार वर्ल्ड चैंपियन है, इन पे पिक्चर भी बन चुकी है और मैरी कॉम का किरदार निभाया प्रियंका चोपड़ा ने। इनकी किताब का नाम है अनब्रेकेबल। माइक टाइसन वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, फुटबॉल बॉक्सर चैंपियन, इनकी किताब का नाम है अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ। मिल्खा सिंह के ऊपर भी पिक्चर बन चुकी है और मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। सो ये थी स्टैटिक जीके। मैंने पूरी कोशिश की है इसमें जितनी भी स्टैटिक जीके आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है उतनी कवर करने की। इस वीडियो को आप कम से कम 3 से 4 बार देख सकते हैं। आपको जरूर इस वीडियो से कम 12 से 15 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिर्फ एक वीडियो से। तो आप कोशिश कीजिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखने की और इसमें से नोट्स बनाने की। इसके अलावा करंट अफेयर आपको और कवर करने हैं, और अगर आप दोनों वीडियो देख लेंगे तो आप कम से कम जीके में 50 में से 42-43 नंबर आराम से स्कोर कर पाएंगे किसी भी एग्जाम में। सो ये था वीडियो। एक बात और आपको याद रखनी है, इस वीडियो के नीचे जैसा मैंने बताया मैंने टाइमलाइन लिख दी है। आपको कोई भी टॉपिक ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ उस टॉपिक के आगे लिखे हुए टाइम पर क्लिक कर दीजिए और वो आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है खासकर जो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, लॉ एंट्रेंस की, बीबीए की तैयारी कर रहे हैं, जो होटल मैनेजमेंट की तैयारी पूसा या आईएचएम की तैयारी कर रहे हैं, जो बैंक पीओ या क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो खास रूप से तैयार किया गया है। लेकिन ये वीडियो और भी एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा जिसमें भी स्टैटिक जीके पूछी जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू स्टडी IQ channel. This is Dr. Gaurav Garg signing off. Thank you.